नो न्यूज ओनली व्यूज पर दोस्तों आज भी वही चर्चा है कि नदी को बचाए रखने की बात आती है। नदी को बचाए रखना और खासकर जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो प्रदेश की जीवन रेखा है मां नर्मदा। और मां नर्मदा के आंचल में पवित्रता और प्रदूषण मुक्त नदी बनाए रखने के जो तमाम वादे होते हैं उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कोशिशें चल रही हैं जिनमें कि ये आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि आने वाले समय में नर्मदा नदी प्रदूषित हो जाएगी। चुटका परमाणु प्रोजेक्ट हो या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं सरकार की, वो आगे जाके भविष्य में मां नर्मदा के आंचल को प्रदूषित कर सकती है। हमारे साथ हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े राजकुमार सिन्हा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हैदराबाद में जो एक सेमिनार हुआ जिस तरीके से, उसमें क्या कुछ निर्णय हुए हैं? देखिए, ये जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय NAPM है, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन था हैदराबाद में 1 से 4 वर्ष तक। उसमें अलग अलग थीमेटिक विषय पे चर्चा हुआ। उस पर खास करके जो जलवायु परिवर्तन का संकट है और नदी घाटी की जो सभ्यता और संस्कृति पे जो कुठाराघात हो रहा है, दूसरा जो जल जंगल जमीन के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, अलग अलग तरह जो और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सवाल है, उन सवालों पे बहुत गहराई से जो 3-4 दिन चर्चा हुआ और फिर उस पे लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ है। तो प्रस्ताव में खास करके हम लोग तो जो परमाणु जो ऊर्जा को लेकर के हम लोगों ने वहां बैठ के चर्चा किया और उस पर एक प्रस्ताव पारित किया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार एक तो चुटका तो ला ही रही है, 4 और परियोजना जो है सो परमाणु संयंत्र के लिए यहाँ पे ला रही है और जिसमें NTPC 80,000 करोड़ निवेश करने की बात कर रही है। सवाल उठता है कि इस प्रकार के खतरनाक परियोजनाओं को ला करके मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन के नाम पे लोगों के साथ जो किया जा रहा है और जो घातक परियोजना है उससे जो दिक्कतें होगी उसको लेकर के हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि सरकार को इसको बंद करना चाहिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, सरकार को इस तरफ निवेश करना चाहिए जिससे कि स्वच्छ और प्रकृति भी बचे और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। और इसमें दो मत नहीं है कि सरकार ने लगभग 95 मेगावाट बिजली अभी रिन्यूएबल एनर्जी से 1000 जो है सो गीगावाट उत्पादन कर रही है। सरकार ने प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के परियोजनाओं को लाने से जिसमें कि अलग अलग विदेशी निवेशक आएंगे और जो हमारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है उसमें ये परमिट नहीं किया जाता है कि आप किसी विदेशी निवेशकों को इस तरह के परियोजना में लाएं। तो इन सभी चीजों को मुद्दों को उठाते हुए हमने सरकार से मांग किया है कि इस परियोजना को तत्काल रोका जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए, हमारी आवश्यकताओं को किस तरह से पूर्ति की जा सकती है। और ये जो दूसरी बात है इसको ग्रीन एनर्जी बोला जाता है। तो सवाल उठता है कि ये इस परियोजना को बनाने में 10 से 12 साल लगेंगे और ये 10 से 12 साल में वो जो कोयले आधारित जो बिजली है वही इस्तेमाल होगा, तो आप तो उतना प्रदूषण कर चुके होंगे बनाने में। तो ये भी देखना पड़ेगा, जिस ग्रीन एनर्जी के नाम पे आप इस परियोजना को ला रहे हैं या इस तरह की चीजों को ला रहे हैं वो तो ऑलरेडी प्रदूषित बिजली से बन चुकी होगी और उतना प्रदूषण फैल चुका होगा। तो इन सभी चीजों को सरकार को समझना, देखना और जानना चाहिए और लोगों की बात को एक बार रीथिंक करना चाहिए। सिन्हा जी, एक और मुद्दा आता है कि अभी जिस तरीके से नर्मदा क्षेत्र में एक टापू जो है उनको आइलैंड बोले, उनको बड़े निवेशकों को दिया जा रहा है और वहाँ पे बड़े बड़े रिसॉर्ट्स बनाए जाने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर पर भी संकट मंडरा रहा है। देखिए, बरगी में ऐसे 2-4 आइलैंड बने हुए हैं टापू, और जिसमें कि मंडला जिले के बीजाडानी विकास खंड में जो लखनपुर गांव है वहाँ ऑलरेडी सरकार ने पर्यटन विभाग को दिया हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि इसमें ग्राम सभा की सहमति नहीं है। SDM ने जो रिपोर्ट दिया है और कलेक्टर से जो RTI से जानकारी मांगी गई है कि हमारे पास ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है ग्राम सभा के, लेकिन आजकल पूंजी का खेल है और हर जगह इस तरह के वातावरण है। सवाल उठता है कि इतने बड़े जंगलों में जाएगा कौन? स्थानीय लोगों की ताकत है नहीं रिसोर्ट में जाने की। तो ये जो बाहर के लोग आएंगे और बाहर के लोगों के लिए पूरा वहां पर व्यवस्था होगी, वो और बाहर के लोग आएंगे तो वो
पूंजी लगा के आएंगे तो वो मौज मस्ती के लिए आएंगे, कोई नर्मदा के परिक्रमा और नर्मदा के जो है सो दर्शन और उनके अध्यात्मता को देखने नहीं आएंगे। तो सवाल है कि पर्यटन के नाम पे प्रदेश में नर्मदा पे अत्याचार हो रहा। आप देखें सरदार सरोवर से लेकर के गुजरात से लेकर के जहां पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां से एक जो है सो ये पर्यटक जो है सो स्टीमर चलेगा, उस पे लोग आएंगे और बरवानी तक आएंगे, जबकि एनजीटी भोपाल ने उसको मना किया है, रोका है उसको। इस तरह के पर्यटन का ये केंद्र नहीं किया जाए। इससे उस पर्यटन में क्या होगा, बहुत सारा जो वेस्टेज है, जो पेट्रोकेमिकल्स है और जिससे चलती है मोटर डीजल, वो सब नर्मदा को प्रभावित करेगी और उसमें जो चीजें होने की है। तो मेरा ये कहना है कि पर्यटन के नाम पे वहां के स्थानीय लोगों को कि जो चरागाह की भूमि है, वहां पे लोग निस्तारी भूमि, ऐसे ही डूब के कारण उनके पास निस्तारी भूमि बची नहीं है, और उन निस्तारी भूमि को आप एक बड़े ठेकेदार या बड़े पूंजीपति को दे करके वहां पे एक ऐसा गांव जहां विपन्न गांव है, जहां खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां पे एक नखलिस्तान खड़ा कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आता है। लखनपुर और मूसक जी, वहां पे कितनी आबादी हो? ये आबादी तो वो एक पहले व्यापारिक केंद्र हुआ करता था लखनपुर, वहां एक बड़ी बस्ती थी। आज अगर वो लखनपुर अगर वो डूब में नहीं आता तो बरेला के बराबर होता। तो आज डूबने के कारण वहां पर मुश्किल से 40-50 घर हैं, और खूब खास करके मछुआरे जो संपन्न लोग थे वो सब निकल करके बरेला के आसपास और अलग संपन्न जगह पे चले गए। तो ये जो वहां पे गरीब लोग सब रहते हैं, कुछ मवेशी रखते हैं, कुछ मछली निकालते हैं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं, तो उससे इनकी जीवन यापन चलता है। और वहां पे इतना कोई सशक्त व्यक्ति नहीं जो विरोध कर सके। ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया, विरोध भी किया, लेकिन इतना ताकतवर लोगों के हाथ में वो पर्यटन का वो पूरा रिसोर्ट है कि लोग सक्षम नहीं है। ये सरकार को देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के अधिकार को सुरक्षित करें, स्थानीय लोगों। सिन्हा जी, एक और बात आती है कि जो ये ग्राम सभाएं हैं जिस तरीके से होती हैं, उनका पोर्टल पर सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। आदिवासियों के पास ना तो नेट है, ना कंप्यूटर है, ना पासवर्ड है। वो अपनी आपत्तियां दर्ज कैसे करें? अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, मुख्यमंत्री तक बात उनकी पहुंचती नहीं है। तो ये बात उनके आंदोलनात्मक तरीके से उनकी पहुंचने की जो स्थितियां हैं, सरकार तक पहुंचने की क्या व्यवस्था है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 नवंबर 2022 को ऐसा नियम जो 5वीं अनुसूची के लिए उसको अधिसूचित किया, जिसमें यह कहा है कि ग्राम सभा की सर्वोपरि है निर्णय, और वो कानूनी रूप से शासन प्रशासन के लिए बंधनकारी है। और जब ये ग्राम सभा निर्णय लेती तो इस आशा से निर्णय लेती कि सरकार हमारी बातों को ध्यान देगी। वो भी कोई संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध कुछ प्रस्ताव पारित नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं अपने जंगल जमीन और सामुदायिक संसाधनों को नियंत्रण करने का, उतना ही तो मांग करते हैं वो। लेकिन वो भी प्रशासनिक अधिकारी जो भी बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता वही पुरानी मानसिकता है कि हम हमारे जो है सो तारनहार है, और हमारे हाथ में सारा चीज है, जो हम करेंगे वही होगा। लोगों की आवाज को कोई सुन नहीं रहा इस व्यवस्था में। यानी आदिवासी अफसरशाही से भी त्रस्त हैं, सामंतशाही से भी त्रस्त हैं, और ये जो नौकरशाही जो सरकार है, राजशाही, इसके भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ये सरकार का जो पूरा तंत्र है, तीनों व्यवस्था आपने बताई है, वो किसी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है, और ना ही उनको लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास है। सवाल है कि ये जो व्यवस्था है इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे लोगों तक, जो आप कहते हैं विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, ये विकेंद्रीकरण कहां? ये तो आप केंद्रीकरण की व्यवस्था चला रहे हैं। जी दोस्तों, जल जंगल जमीन, इनकी बात हमेशा होती आई है, और खासकर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग और वहां पर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके कष्ट को समझने की जरूरत है। जब बड़े बांध बने, कई गांव डूब गए, आज फिर नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और फिर उन आदिवासियों को अपने गांव, अपनी बसाहट से बेदखल होना है। और अगर वो कहीं पे रह के किसी टापू पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहां भी कोई बड़ा पूंजीपति रिसोर्ट्स बनाने जा रहा है, और फिर नर्मदा के अस्तित्व पर संकट की स्थितियां भी सामने हैं। हम एक तरफ नर्मदा परिक्रमा पथ बनाने जा रहे हैं, वहीं वहां पर रिसोर्ट्स भी हैं। तो अध्यात्म और टूरिज्म की जो एक पूरी की पूरी कवायद है,
इसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल है। आज राजकुमार सिन्हा जी से हमने बात की। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि नर्मदा के प्रवाह को सीधा सीधा चलने दें, ताकि आम जनता के लिए जीवन के यापन की तमाम जरूरतें भी पूरी हो सकें और नर्मदा का प्रवाह भी आबाद होता रहे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद।